पाठशाला वाला सवाल है और वो बड़ा दिलचस्प है और इनका ये सवाल घूम फिर करके बार-बार आ रहा है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये 10 साल 1 करोड़ रुपए कितनी सिप करनी है, कितना स्टेप अप करना है, ये चीज़ बार-बार है और मुझे अच्छा लग रहा है ये मतलब एक परसिस्टेंस है। एक मन में साफ-साफ फिगर है कि हाँ अ, इतने पैसे चाहिए, इतने समय में चाहिए, उसका एक मेथड इन्होंने सेलेक्ट किया है। कैलकुलेशन में कहीं पे अटक रही है गाड़ी कि अच्छा कितने पैसे से शुरू करें, कितना सेव करना शुरू करें, हर साल कितना बढ़ाएँ, तो 10 साल में 1 करोड़ रुपए मिल जाएँगे। देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है और ये चीज़ मैंने अपने सारे जहाँ पे मेरा जो ब्रोशर है, उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये, जिसको पहले बोला जाता था 20 साल पहले करोड़पति प्लान। आज की तारीख में तो करोड़पति प्लान होके भी कुछ नहीं होता, करोड़ रुपए में तो ठीक से घर भी नहीं आ रहा, इतना महँगा हो गया है सब कुछ। लेकिन फिर भी एक अच्छा ही माइलस्टोन है। आप इसको कैलकुलेट अगर खुद कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू को देखने का 2 तरीका होता है। पहला होता है एफवीआईएफ, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा आप 5 साल, 10 साल में कितना ग्रो होगा, उसके थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एन्युटी के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मंथली जो एसआईपी होता है, ईयरली एसआईपी होता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर लीजिए फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, एफवीआईएफए। ये फंक्शन यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्शंस को समझ सकते हैं। इसमें आपको इनपुट लगेगा, रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम फ्रेम। ये दोनों लगा दीजिए, आपको आपका नंबर मिल जाएगा कि 10 करोड़ चाहिए, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये उससे निकाला जा सकता है। वैसे एक आपको रफ एस्टिमेट के लिए एक रूल बताता हूँ। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ 72। 72 को आप रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको आपका डबलिंग टाइम फ्रेम दे देगा। मान लीजिए कि मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि बैंक एफडी में पोस्ट टैक्स आपको 5 साल में 4% के ऊपर मिलेगा नहीं। तो 72 डिवाइडेड बाई 4, 18 साल में आपके पैसे बैंक में एक्चुअली नेट लेवल पे डबल होते हैं। 18 साल में तो 2 दशक निकल गए ऑलमोस्ट। तो ये एक बॉल पार्क एस्टिमेट आप इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर एसआईपी का निकालना है, एफवीआईएफए यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। जी, तो यहाँ पे एक तरीका बताया सोमेश जी ने, उस तरीके से आप चाहें बहुत सारे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएँगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको कैलकुलेटर मिल जाएँगे, जिसमें आप ये दोनों चीज़ें आप डालेंगे, तो आपको उसका एक एग्ज़ैक्ट अमाउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए भी सोमेश फिर आपकी मदद चाहिए होगी। अ, कि शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत करने के लिए यहाँ पे राहुल जी, पहली चीज़ तो आपको ये जोड़नी पड़ेगी कि आपकी कमाई कितनी है, खर्चे कितने हैं, बचत कितना कर सकते हैं। वो सीधा-सीधा जुड़ा है कि आपकी बचत करने की क्षमता कितनी है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप पैसे तो लगा नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि आप उधार लेकर के निवेश करेंगे, वो तो घाटे का सौदा है। तो आप जो भी निवेश करेंगे वो अपनी बचत से ही करेंगे। तो आप अपनी बचत को कितना अधिकतम ले जा सकते हैं, कितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर ये कहते हैं कि आप अपनी आमदनी में से पहले खर्चे मत काटिए, पहले बचत काटिए। जो आपको बचत करनी है सबसे पहले वो पैसा लगा दीजिए, उसके बाद जो पैसा बचे उसमें अपना खर्चा चलाइए। ये तरीका अगर आप अपनाएँगे तो आप ठीक से बचत कर पाएँगे। कितना व्यावहारिक है ये हर किसी के अपने-अपने ज़रूरतों पे, अपनी-अपनी स्थितियों पे निर्भर करता है। लेकिन ये सोचने का एक तरीका है कि पहले मुझे ये तय करना है, मुझे इतने पैसे बचाने ही बचाने हैं। फिर जो पैसा बचा, क्योंकि लाइफ़स्टाइल आप कैसी रखना चाहते हैं उसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। और आप कितना बचाएँगे ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी कैसी लाइफ़स्टाइल रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो बिल्कुल बेसिक ज़रूरतें होती हैं, कितना काटेंगे पैसा? आप अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को काटेंगे तो कितना काटेंगे? तो एक बेयर मिनिमम होता है कि आप इससे कम तो खर्च कर ही नहीं पाएँगे। तो आप उसी से देख सकते हैं कि आप अधिकतम कितना बचा सकते हैं। तो वो जितना ज़्यादा आप बचा सकें उतना बचाइए, वो आपकी बेस फिगर हो गई। और उसके बाद फिर जैसे-जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है, आप उस हिसाब से अपना वो जो स्टेप अप वाला मसला है, आप उसको समझिए कि स्टेप अप कितना करना है, 10%। अब वो अगर आप स्टेप अप 10% करना चाहते हैं, तो आपकी आमदनी भी तो उसी हिसाब से 10% बढ़नी चाहिए। और अगर कहीं आपकी आमदनी 20% बढ़ गई, तो फिर आप 10% स्टेप अप क्यों करेंगे? फिर आप 20% कर लीजिए या बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इंक्रीमेंटल आमदनी बढ़ेगी,
वो आप उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा आप बचत की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी उतनी ही रहती हैं, उसमें सिर्फ इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन अ जो एक्स्ट्रा आमदनी बढ़ी, उसका ज़्यादा बड़ा एलोकेशन आप अगर अपनी सेविंग्स में, अपने इन्वेस्टमेंट में कर देंगे, तो आप जितनी आमदनी बढ़े, उससे कहीं ज़्यादा अनुपात में आप स्टेप अप कर सकते हैं। तो ये सब आपकी अपनी इंडिविजुअल, आपकी जो अपनी परिस्थितियाँ हैं, उनके हिसाब से निर्भर करेगा। इसका कोई मतलब ऐसा एक फ़ॉर्मूला नहीं है, जो आप पे भी लागू हो, मुझ पे भी लागू हो, सोमेश जी पे भी लागू हो और इस कार्यक्रम को देख रहे बाकी सारे लोगों पर लागू हो। सोमेश? नहीं, ऐसा तो कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डिसिप्लिन आप फ़ॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप ₹100 अगर कमाते हैं, तो नॉर्मली आज की तारीख में देखा गया है कि कुछ करें ना करें, किसी न किसी तरह का आपका बोरोइंग्स होता है। चाहे वो हाउसिंग लोन का हो या पर्सनल लोन का हो, कंज़्यूमर लोन का हो, कार लोन का हो, कहीं न कहीं आपका ईएमआई, कहीं क्रेडिट कार्ड का हो, ये सब जाता ही रहता है। शुरुआत में तो एटलीस्ट जाता रहता है। पहली चीज़ आप ये टारगेट करें कि बाय द एज ऑफ 45 आपको फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि 45 के बाद कोई कर्ज़ नहीं तो नहीं। अब उसके बाद आप उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। दूसरी चीज़, आपको अगर मेंटल पीस चाहिए, अगर बीपी, शुगर, हार्ट अटैक नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक थोड़ा-सा जैसे सीतारमन जितना अच्छा फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन कर रही हैं, आप भी थोड़ा-सा करें कि आपके ₹100 की कमाई में आपका टोटल ईएमआई 40% के ऊपर किसी भी तरह उससे ज़्यादा नहीं जाए। क्योंकि आप जो भी कमाएँगे उसमें टैक्स जाएगा और उसके बाद आपके खर्चे जाएँगे और आपका ईएमआई जाएगा। अब ईएमआई आपका किस नेचर का है ये भी आपको देखना पड़ेगा। कई ईएमआई आपके एक्सपेंडिचर इन नेचर होंगे, कई ईएमआई आपके एसेट क्रिएशन इन नेचर होंगे। तो दोनों में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ईएमआई खराब होती है। हाउसिंग के आप अगर अपना घर का एसेट बना रहे हैं तो उसकी ईएमआई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक लिमिट में होनी चाहिए कि कितना आपको आपके आमदनी के हिसाब से खरीदना है। अगर आप एजुकेशन लोन का ईएमआई लेते हैं, वो खराब चीज़ नहीं है। आप बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर रहे हैं, वो एजुकेशन जो होगा उससे आपके कई ईएमआई की भरपाई हो जाएगी। तो ईएमआई का नेचर स्पेंडिंग है या ईएमआई का नेचर कैपिटल क्रिएशन है, इसका भी आपको फ़र्क करके देखना पड़ेगा और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़े, ईएमआई का पोर्शन कम हो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का पोर्शन वैसा-वैसा बढ़ता जाए। इस चीज़ को फ़ोकस करते जाइए और जैसे राजीव जी ने कहा, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, ऐसा तो मेरे साथ तो ये ऐसा हो चुका है कि मेरे कई क्लाइंट्स जो हैं, वो मेरे से तंग आ गए हैं। मैं पहले उनके कमाई में से इन्वेस्ट करा देता हूँ और जो बचता है उसमें से खर्च करने दे देता हूँ। कभी-कभी वापस आके बोलते हैं मेरा ईएमआई का पैसा निकल गया, अभी मैं क्या करूँ? फिर बोलता हूँ रुको इंतज़ाम करते हैं उसका कुछ। लेकिन ये फ़ोर्स्ड सेविंग है, फ़ोर्स्ड सेविंग्स होनी चाहिए, थोड़ा अपने आप को टाइट रखना चाहिए क्योंकि अभी भी हम 2,500 वाले पर कैपिटा जीडीपी में हैं। जिस दिन हम 10,000 वाले पर कैपिटा जीडीपी में पहुँच जाएँगे, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ जाएगा। अभी तो हमारा सब नेसेसरी इनकम में आता है ना, इसलिए हमारे लिए भी फिस्कल प्रूडेंस बहुत ज़रूरी है। जी, और इसी सवाल का एक दूसरा पहलू भी है और वो भी अपने आप में पाठशाला का एक अलग सवाल है कि म्यूचुअल फंड में कब-कब एकमुश्त निवेश करना चाहिए? शायद इस पर थोड़ी बातचीत हमने पहले भी कुछ की है। जी, बिल्कुल कुछ-कुछ थंब रूल रख लीजिए। पहले तो आप म्यूचुअल फंड अगर आप किसी की सहायता नहीं लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एसआईपी बहुत ही अच्छा तरीका है और उसमें भी सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स फंड या ईटीएफ। मैं बहुत साफ-साफ शब्दों में कहता हूँ बिकॉज़ बाकी जो जी, भी फंड है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक टेनर होता है, उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट होती है। तो अगर आपके पास वो सहायता उपलब्ध नहीं है, आपके लिए इंडेक्स फंड एड इन्फिनिटम, आपके लिए ईटीएफ इंडेक्स का एड इन्फिनिटम करते रहिए, ऑलमोस्ट आप उनके बराबर रिटर्न निकाल लेंगे। जी, उसको और एक रेगुलर हैबिट वो बना डाइवर्सिफाइड इंडेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी सेक्टर का इंडेक्स फंड लेकर के सोचे कि हाँ, वो मैं ठीक काम कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी सेंसेक्स का ईटीएफ या इंडेक्स फंड और किसी चीज़ का लेने की आपको ज़रूरत या निफ्टी 500 का मिले तो। बाकी सेक्टर वाला डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो अगेन एक फ़ोकस्ड फंड है, फ़ोकस्ड फंड नहीं लेना चाहिए। उसमें जी, आपको एसआईपी हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब लेकिन बात आती है कि लंप लेकिन सम ये कम सिप करना है। लेकिन ये सिप वाले कॉन्सेप्ट को तो समझते हैं, इनके सवाल से पता है, समझ में आता है। ये लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा लगाना है,
वो कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? नो, वो इसका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। पहली चीज़ है कि आपकी एक ये रेगुलर सेविंग्स हैबिट हो जाएगी। अब आपको देना है बूस्टर डोज़, ओके? आप जो लंप सम बात कर रहे हैं लगाने के लिए, उसको हम बोलते हैं बूस्टर डोज़। बूस्टर डोज़ का लेवल होता है 5, 10, 20, 30, 40%। आपको हर साल मार्केट रफली 5% का करेक्शन, कभी भी रनिंग करेक्शन दे देता है। आपको हर साल या 2 साल में मार्केट 10% तक का करेक्शन दे सकता है, 5 साल में 30-40% का भी करेक्शन दे सकता है। अब वोलेटिलिटी बढ़ रही है। आपका होना ये चाहिए नेचर कि अगर 5% मार्केट गिर जाता है, तो आप अगर ₹100 का बूस्टर डोज़ देना चाहते हैं, तो उसमें आपको ₹25 का बूस्टर डोज़ दे देना चाहिए। 10% गिर गया, तो बचे हुए पैसे का 50% भी बूस्टर डोज़ दे देना चाहिए। तो आपका अब टोटल हो गया 15%। अब उसके नीचे भी 10% गिर गया, फुल्ली इन्वेस्टेड कर दीजिए। 25% के नीचे जो भी जाता है, बोरो एंड इन्वेस्ट का भी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन 5 से 25% के रेंज में जो ऐसा करेक्शन का नेचर है, उसमें आप अपने आप को बूस्टर डोज़ दे सकते हैं। 25% इन्वेस्टमेंट एट 5%, देन 75% इन्वेस्टेड इन 15%, एंड देन मेबी उसके बाद 10-25% तक पहुँचता है तो 100% इन्वेस्टेड। ये कर सकते हैं। और अगर आपको चीज़ समझ में आती है, जो कि मैं लास्ट 25% हमेशा बचा के रखता हूँ, जब मुझे रिवर्सल समझ में आ जाता है तो फाइनली मैं लगा देता हूँ, अदरवाइज़ उसके लिए मैं बेस्ट एवरेजिंग का वेट करता हूँ, लेकिन वो टेक्नीक आपको आना चाहिए। अदरवाइज़ ये सिंपल 5 से 25% में आप बूस्टर डोज़ लगा सकते हैं। जी।